जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज आपने दिया है कक्षा 12 भूगोल के जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है जिसका नाम है स्माइल सेट। उसका 5वां पेपर आज आपने दिया है जिसमें आज कुल 15 प्रश्न थे पेपर में और 40 मिनट का समय था और कुल अंक थे पेपर के 18 मार्क्स का पेपर था, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 14 है वो एक एक अंक का था और 15वां प्रश्न है वो 4 अंक का बड़े प्रश्न के रूप में शामिल था। उम्मीद करता हूं आज का पेपर आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा और इस 5वें चैप्टर के टेस्ट के साथ ही आपके 2 यूनिट है वो भूगोल की पूरी हो चुकी है। अगले संडे को हम जो आपका 6 चैप्टर है मानव अधिवास ह्यूमन सेटलमेंट है उसका टेस्ट लेंगे, तो आप आज से ही उस टेस्ट की अच्छे से तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। उस पेपर में भी अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो पेपर में शामिल रहेंगे। तो आप दिन में स्टूडेंट की भूमिका में थे और अब आप एक मूल्यांकनकर्ता की भूमिका के रूप में हो। अपना टेस्ट वाला रजिस्टर ओपन कर लिया होगा आपने। अब एक एक प्रश्न के संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं उस पर हम बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी कॉपी को जांच कर लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज जांचने के बाद आप अपने कुल मार्क्स अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ अंक है वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आपका जो रिजल्ट है वो लिखना है ताकि हम रिजल्ट वाले वीडियो में उस पर बात कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न था प्रवास को परिभाषित कीजिए, यानी प्रवास यानी माइग्रेशन की परिभाषा आपको देनी थी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको पहले जैसे प्रश्न नंबर लगा दिया प्रवास माइग्रेशन टॉपिक लिख देना है। उसके बाद आप लिख सकते हो मानव समुदाय द्वारा अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना ही प्रवास यानी माइग्रेशन कहलाता है। अगर ये परिभाषा आपने लिखी है या इसके अलावा और भी किसी विद्वान की कही हुई परिभाषा भी आपने लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग आप एक अंक है वो प्रदान कर दीजिएगा सही होने के उपरांत। दूसरा प्रश्न था आज के पेपर में उत्प्रवास एवं अप्रवास में अंतर लिखिए। इस प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते हो भी उत्प्रवास की परिभाषा दे दो फिर अप्रवास की दे दो, या फिर आप अपनी कॉपी में एक बीच में हाशिया खींचे, एक तरफ उत्प्रवास लिख दें और एक तरफ अप्रवास लिख दें, वो भी अच्छा तरीका है। तो उत्प्रवास का मतलब क्या है, उत्प्रवास की परिभाषा की बात करें तो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें मानव एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। जैसे मैं यहां हूं, यहां से किसी दूसरे शहर गांव देश में चला जाऊं तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो उसे उत्प्रवास कहा जाता है। अप्रवास की बात करें तो आगमन यानी ये आने की बात है, अभी दूसरी जगह से यहां पर आना। तो आगमन की वह प्रक्रिया है जिसमें मानव बाहरी स्थानों से किसी स्थान के अंदर आते हैं। जब अंदर आते हैं तो वो अप्रवास, बाहर जाते हैं तो वो उत्प्रवास कहलाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर दोनों परिभाषाएं आपकी अच्छे से सही है तो आधा आधा अंक यानी 1 नंबर आप है वो प्रदान कर दीजिएगा कॉपी के अंदर। तीसरा प्रश्न था आज का जनसंख्या प्रवास के किन्हीं 4 पक्षों के नाम लिखिए। आपने अच्छे से चैप्टर से तैयार किया है, वीडियो देखा है आपने भी। जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष हैं, उनमें से कोई 4 आपको लिखने हैं। मैंने यहां पर 5 लिखे हैं, इनमें से कोई 4 आपने लिखे हैं तो 1/4 1/4 1/4 1/4 करते हुए 1 अंक प्रदान कर दीजिए। तो वो पक्ष हैं देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। इन 5 में से कोई 4 पक्ष आपको इस प्रश्न के आंसर में लिखने थे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में 4 पूछे हैं, आपको बोर्ड परीक्षा के हिसाब से देखें तो इस प्रश्न के आसपास की सारी बातें भी इनके अंदर क्या है, टोटल 5 होते हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है भी जनसंख्या प्रवास के कितने पक्ष हैं, तो 5 पक्ष हैं। ये भी अपने आप में प्रश्न बनता है। तो अपने माइंड को आप थोड़ा सा ओपन करते रहना भी, यूं नहीं अभी हम बस खाली रट्टा भी क्वेश्चन करें। यानी ये प्रश्न थोड़ी बहुत भाषा
बदल के भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर कोई 4 आपने लिख दिए हैं सही तो आप अंक है वो प्रदान कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न आज के पेपर में था आपका, ये था यूरोप महाद्वीप से अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास क्यों हुआ। यानी आपको कारण देना है इस प्रश्न में भी यूरोप महाद्वीप से दूसरी जगह लोग किस कारण से गए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते थे यूरोप महाद्वीप से अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास हुआ क्योंकि, ये लिख सकते हो, या प्रवास होने के कारण। तो 2 कारण आप इसमें अच्छे से लिख सकते हो। पहला है यूरोप में संसाधनों की कमी, यूरोप में संसाधनों की कमी, और दूसरा है जीवन स्तर यानी लाइफ, जो उनका जीवन स्तर है उसमें गिरावट। तो यूरोप में संसाधनों की कमी और जीवन स्तर में गिरावट के कारण है वो यूरोप महाद्वीप से लोग हैं वो अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गए। तो ये इस प्रश्न का आंसर था। और ये मैं चाहता हूं ये दोनों बात आपके इस प्रश्न में होनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रश्न क्या बन सकता है, एशिया महाद्वीप का प्रश्न बन सकता है। मैंने वीडियो में टॉपिक को पढ़ाते समय भी इन चीजों पर वहां पर फोकस किया था और वही चीजें यहां प्रश्न के रूप में भी आपके सामने आ जाए। तो इस हिसाब से आधे आधे नंबर को मानते हुए आप 1 अंक है प्रदान कर दीजिए अगर आपका सही है। गलत है तो आपको इसी प्रश्न को, सभी प्रश्न जहां आपने कर लिए हैं उसके बाद दोबारा प्रश्न को लिखकर उसका दोबारा आंसर आपको लिखना है। और अगर वही जगह है तो उसको काट के, जो अगर आपका गलती हुई है कोई, तो वहां पर उसके सही आंसर को, क्योंकि मैंने बार बार आपको कह रहा हूं एक तरीके से बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रहण भी आपका एक रजिस्टर के अंदर हो रहा है, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन में ये चीजें बहुत काम आएगी आपके। आगे बढ़ते हैं। और 5वां प्रश्न था आज के पेपर में, जापानी लोगों ने कहां अधिक उत्प्रवास किया। यानी जापानी लोग कहां गए ज्यादा, उत्प्रवास का मतलब बाहर जाना, तो जापानी लोग ज्यादातर कहां गए। अब इस प्रश्न के आंसर में आपको उन देशों के नाम लिखने हैं जहां से जापान के लोग गए। अब आपको नक्शे में जापान की स्थिति है उसकी जानकारी है, तो आप देखिए जहां जापान है उसके आसपास इस साइड और इस साइड में जो भी देश है वहां गए। तो आपको मैं चाहूंगा इसमें इस प्रकार के प्रश्न में अगर आपने 2 देश लिखे हैं तब भी ठीक है, पूरे नंबर दे दीजिए। 4 लिखे हैं तो बहुत अच्छा। मेरा उद्देश्य यहां पर आपको एक चीज ये समझाना था, यहां पर भी इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। आपके माइंड को खोलना है ताकि आप ये समझें भी प्रश्न किस किस रूप में। हर प्रश्न, हर जो चैप्टर की एक लाइन है वो अपने आप में प्रश्न है। कोई भी अनइंपॉर्टेंट चीज है वो सिलेबस में नहीं होती, वो अलग बात है भी, हम उस पर गौर नहीं करते। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, जापानी लोगों ने हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, मंचूरिया आदि देशों में उत्प्रवास किया। तो इनमें से 2 या 3 या 4 देश भी अगर आपने लिखे हैं तो आप इसमें पूरे अंक दे दीजिएगा। आगे बढ़े। और आज का 6वां प्रश्न था, मानव विकास संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की। तो उसका आंसर क्या है आपको पता है, एक तो पाकिस्तानी महबूब उल हक और दूसरा भारतीय अमर्त्य सेन। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने ये मानव विकास की संकल्पना है वो सर्वप्रथम दी थी। दोनों को नाम लिखे हैं तभी 1 नंबर देना, एक का नाम लिखा है तो आधा नंबर ही आपको देना है। ये 6ठे प्रश्न का उचित आंसर था। इसमें आपको मैं चाहता हूं जो प्रश्न की लैंग्वेज है वो भी आपको साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छी शैली है वो मानी जाती है। अब बात करें, आपका 7वां प्रश्न था आज का कि मानव विकास सूचकांक का मूल्य न्यूनतम से अधिकतम किन अंकों के मध्य होता है। तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मूल्य न्यूनतम से अधिकतम यानी 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से 1 के मध्य जो HDI हम निकालते हैं उसका मान न्यूनतम 0 और अधिकतम 1 होता है। तो 0 से 1 के मध्य ये शब्द इस प्रश्न के आंसर में आना चाहिए। तो उसका पूरा अंक आप दे दीजिएगा। 8वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं। पहले हमारा प्रश्न था प्रवास किसे कहते हैं, अब है इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है। तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिखोगे, विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो,
एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को या एक देश से दूसरे देश में जाने को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। तो आप एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप, एक देश से दूसरा देश कोई भी लिखा है तो आपकी परिभाषा है वो सही मानी जाएगी और ये होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो चेक करते हुए आगे बढ़े और आज का अपना था 9वां प्रश्न कि मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा किस वर्ष से प्रकाशित की जा रही है। तो मानव विकास रिपोर्ट है वो यूएनडीपी द्वारा 1990 से प्रकाशित की जा रही है। 1990 से ये कार्य एचडीआई वाला लगातार हो रहा है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर था। प्रश्न संख्या 10 था आपका, मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार उच्च मानव विकास श्रेणी में कितने देश शामिल थे। तो ध्यान दीजिए 3 कैटेगरी आपने पढ़ी है, उच्च है, मध्यम है और निम्न वाली पढ़ी है। तो इस प्रश्न में उच्च मानव विकास श्रेणी में जो देश शामिल थे 2013 के अनुसार वो बताने हैं। तो उन देशों की संख्या थी 94। तो 94 देश हैं वो इसमें शामिल थे। तो अंक दे दीजिए और आगे बढ़े। 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार कुल कितने देशों के लिए एचडीआई की गणना की गई थी। कुल यानी 2013 में कुल कितने देशों के लिए एचडीआई बनाई गई। तो वो देश हैं टोटल 186, 186 देश। ध्यान दीजिएगा 2013 में 186 देशों के लिए एचडीआई की गणना हुई। उनमें से 94 देश किसमें थे, उच्च वाले, उच्च मानव विकास श्रेणी में शामिल थे। तो आंकड़े में आप थोड़ी सी गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कुल 186 देशों का सर्वे था वो। और आगे बढ़े। 12वां प्रश्न देखिए आज का कि मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में 2013 के अनुसार बात चल रही है, इसमें ध्यान दीजिएगा आपके सिलेबस में 2013 का है। ये अलग बात है, अभी पाठ के पीछे एक प्रश्न दिया है उसमें 2015 का अनुसार पूछा है। तो 2015 के अनुसार 135वां स्थान था। तो 2013 में भारत की जो पोजीशन थी वो 138वीं है। तो 2013 के अनुसार एचडीआई में भारत की जो पोजीशन है वो 138वीं यानी 138वां स्थान भारत का इसमें था। इसमें तो कोई कम ज्यादा का है नहीं, आपको एग्जैक्ट आंसर है। आगे बढ़े। 13वां प्रश्न, न्यून मानव विकास श्रेणी जिसको हम 0.5 से कम वाले शामिल करते हैं, न्यून मानव विकास श्रेणी में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम लिखने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार से आपको उच्च का भी पूछ सकते हैं, मध्यम वाला भी पूछ सकते हैं, न्यून वाला। मानव विकास का जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एक प्रश्न 100% इस टॉपिक में से बोर्ड परीक्षा में आएगा। आपके कुछ भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। काफी प्रश्न आज के पेपर में भी थे। इसी प्रकार दोबारा रिवाइज करेंगे, वहां भी आपको और कुछ नए प्रश्न मिल जाएंगे। तो कौन कौन से देश हो सकते हैं, मैंने कुछ देशों के नाम लिखे हैं और मैं चाहता हूं आप तीनों ही श्रेणी के कम से कम 5-5, 6-6 देशों के नाम आपके याद होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा बार बार एक दूसरे से चर्चा करते रहे, अपने आप दिमाग में रह जाते हैं। तो आप कांगो, चाड, नाइजर, रवांडा, सूडान, जाम्बिया, अफगानिस्तान, नेपाल, इनमें से कोई 4 देशों के नाम आपको आज के इस पेपर में, इस प्रश्न में, 13वें प्रश्न में आपको लिखने थे। या और भी आपके 1-2 बुक्स में और मिल जाएंगे। यानी सीधी सी बात है 0.5 से कम जो एचडीआई वाले हैं, आपके टेबल भी बनी है, उनमें से कोई 4 देशों के नाम आपको इस प्रश्न के अंदर लिखने हैं। तो उसी हिसाब से 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और 1 अंक है वो आप दे दीजिएगा। कर लिया आपने ये। आगे बढ़े। 14वां प्रश्न था आज कि केरल में उच्च मानव विकास सूचकांक क्यों मिलता है। केरल में उच्च मानव विकास सूचकांक यानी हाई एचडीआई क्यों मिलता है, उसका एक रटा रटाया आपको बहुत अभ्यास करवाया है मैंने इसका। तो उसका कारण है उच्च साक्षरता दर। उच्च साक्षरता दर के कारण ही केरल का जो एचडीआई है वो भारत में सबसे ज्यादा है। तो भारत में सबसे ज्यादा एचडीआई वाला राज्य कौन सा है, केरल है। क्यों है, क्योंकि वहां की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है। तो उच्च साक्षरता दर के कारण ऐसा है। तो ये आंसर अगर आपने लिखा है तो आप 1 अंक
दे दीजिएगा। अब बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर कि प्रवास के कारण समाज पर पड़ने वाले कोई 4 प्रभाव लिखिए। और ये 4 नंबर का प्रश्न है। ऊपर वाले प्रश्न थे वो 1-1 नंबर के थे और ये प्रश्न है वो आपके सामने 4 नंबर का था और 4 ही प्रभाव पूछे हैं। तो प्रवास के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, ये हेडिंग भी आप बना सकते थे या आप ये भी लिख सकते हो प्रवास के परिणाम। प्रभाव है वही परिणाम है उसके, ठीक है। तो थोड़ा कई बार भाषा का खेल होता है तो आप हेडिंग ये भी बना सकते हो प्रवास के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आपको प्रवास से जो इफेक्ट पड़ता है उसके 6 बिंदु मैंने आपको करवाए हैं वीडियो क्लास में, जिसमें हमने बात की थी जनसंख्या भार में परिवर्तन होता है। फिर मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से वहां इन टॉपिक को क्लियर किया है, तो इसके बारे में 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 4 नंबर का है, 6 पॉइंट है, 6 में से कोई 4 बिंदुओं को लिखते हुए आपको वर्णन करना है और प्रत्येक बिंदु 1 नंबर का है। तो आप जनसंख्या भार में परिवर्तन, और इसका ध्यान दीजिए सिर्फ नाम नहीं लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 1 पेज का उत्तर इसका बनता है और लिखा भी जाता है 1 पेज में। तो पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के अंदर 1-2 लाइन जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो आप अच्छे से उसमें लिखेंगे। अगर सिर्फ पॉइंट आपने लिखे हैं तो मैं कहूंगा आपको 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 नंबर ही देना, खुद को नंबर काट लेना आप अपने। तो जनसंख्या भार में परिवर्तन वाले पॉइंट को आप समझाएंगे। दूसरा आप लिख सकते हो सांस्कृतिक प्रसार वाले टॉपिक को आप समझाओगे। तीसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन वाला पॉइंट लगा के समझा सकते हो। चौथा है नए देशों का आर्थिक विकास, इस बिंदु को आप यूज कर सकते हो। आर्थिक समस्याएं हैं वो बता सकते हो कि समाज में कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, बेरोजगारी वाली, वो सारी बातें। और छठा है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होती है माइग्रेशन से। तो इन 6 में से कोई 4 बिंदुओं का एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रश्न में आपको देना था। और अगर आपने चारों का बिंदुओं का नाम लिखा है और जैसा मैंने वीडियो क्लास में आपको इस टॉपिक को समझाया उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो पूरे में से पूरे नंबर है वो आप अपने आप को दे दीजिए। तो ये था आज का पेपर, बहुत ही सिंपल सा भी था और हो सकता है आप डाटा में या कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी आपके सामने हो सकता है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था। अलग अलग तरह के प्रश्न आज के इस पेपर में आप सीखें भी किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ये चीज आपके समझ में आई। और एक चीज, जिन बच्चों ने ईमानदारी से इस पेपर को दिया है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। अब आपको जो कमियां रहेगी अपनी उन कमियों को दूर करना है। कोई प्रश्न का उत्तर गलत है तो मैं चाहूंगा टेस्ट के जो रजिस्टर पे आप दोबारा उस प्रश्न को लिख के उसका आंसर आपको लिखना है अच्छे से उसको, और कम से कम 1-2 बार उसको रीड भी करना है। समय निकाल के आपको हर हफ्ते में एक बार 15-20 मिनट में अब तक जितने पेपर हुए उनको पेज जरूर पलटते रहना। जैसे अखबार के पेज पलट देते हो आप 2-4 मिनट में, 10 मिनट में, वैसे ही आप इसको पलटते रहें, ताकि थोड़ा सा प्रश्न और उनका आंसर का जो सिस्टम है वो दिमाग में, आंखों के सामने चलता रहे। तो उससे क्या होगा, आप उन चीजों को लंबे टाइम तक है वो याद रख पाओगे। उससे आपकी मेमोरी है वो, याददाश्त है वो थोड़ी और स्ट्रोंग हो जाएगी। तो अब आपको करना है, आप पूरे जितने नंबर आए हैं उनका टोटल लगा दीजिए। और एक काम मैंने आपको कहा, अपने सब्जेक्ट टीचर के पास आप अवश्य जाइएगा, नोट्स चेक करवाने हैं, और ये जो आपका टेस्ट हुआ है उस पर भी आप साइन अवश्य करवाएं और बताएं भी इस प्रकार से हमारा टेस्ट चल रहा है और इस प्रकार से हमारी ये तैयारी चल रही है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने पहले शुरू में भी आपको कहा, आप अपना नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अपने अंक है वो दे दीजिएगा। और ये काम आपको बहुत जल्द करना है। और किसी कारणवश, जैसे मैं पहले भी कहूं, कई बार बच्चे की समस्या आ जाती है, वो आज 11 बजे पेपर नहीं दे पाया, तो मैं कहता हूं 1-2 दिन में जैसे ही आपकी कोई समस्या है उसको दूर करते ही आप इस पेपर को अवश्य दें। यूं नहीं है भी सीधा सॉल्यूशन करने लगे, ठीक है मेरे पास तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए, मैं तो बोर्ड परीक्षा के टाइम इनको पढ़ लूंगा, ऐसा फिर आप नहीं कर पाएंगे। जब पूरे सिलेबस को तैयार करेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप सिलेबस जल्दी करवा दो, इस चक्कर में मत पड़ो। मैं एक चीज पर फोकस कर रहा हूं, जितना हो गया उसको अच्छे से आत्मसात करें।
आप एक अच्छे विद्यार्थी की भूमिका निभाएं, एक प्रतियोगी, एक कंपटीटर जो स्टूडेंट किस प्रकार से सोचता है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव रहा भी, बच्चे भी ये चाहते हैं और कुछ शिक्षक साथी भी ये चाहते हैं भी 2-3 महीने में सिलेबस पूरा करवा दो। आपकी गलती नहीं है, आपकी तरफ जो सराउंडिंग जो माहौल बना हुआ है, जो पिछले 11 साल से जो आपकी आदत रही होगी ज्यादातर बच्चों की, ये नहीं है, बहुत से बच्चे शायद अच्छे से, जिस तरीके से अब मैं तैयारी करवा रहा हूं शायद इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आपके यही था, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर में स्कूलों में कम छुट्टियां होती है, जल्दी जल्दी सिलेबस खींचो, और कई साथी कह देते हैं भी हाँ पहले अपने सिलेबस कर लेते हैं फिर अपने रिवीजन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये आत्मसात का समझने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है क्या, मैं तो नहीं मानता। सिलेबस एक चीज आप जरूर समझिएगा बेटा, शायद आज के इस क्लास में जो बच्चे आज का वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते तो बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं अगर आप सच्चे ज्योग्राफी के इस चैनल को पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। एक बार नहीं देख पाते दूसरी बार देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाह रहा था, मुझे ये बताइए आपका स्कूल कितने टाइम लगता है मिंटू से? ठीक है अब कोविड-19 के कारण नहीं लग पा रहा है, लेकिन रूटीन में जो अब तक का जो आपका सिस्टम रहा, हमारा स्कूल जैसे जुलाई से मान लेता हूं, जुलाई बोर्ड क्लास की बात कर रहा हूं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 महीने। फरवरी में, जनवरी लास्ट फरवरी में आपका प्रैक्टिकल का और थर्ड टेस्ट के बारे में वो चीजें, 8वां महीना, 8 महीने, और 1 मार्च में आपकी बोर्ड परीक्षा। 8 में आप मान लो भी 2 महीने छुट्टी के काट लो भी, लगभग 5.5-6 महीने आपके, यानी लगभग 170-180 दिन आपकी क्लासें लगती हैं। क्या जब सिलेबस बनाया गया था, जो सिलेबस बनाने वाले विद्वान जो लोग थे, तो उन्होंने सिलेबस 6 महीने के हिसाब से क्यों बनाया भी? इतना इस चैप्टर में इतनी चीजें पढ़नी है और ये चैप्टर इतने टाइम में पूरा करवाना है। इसका मतलब उनको लगता होगा भी इन चीजों को समझना भी, एक चैप्टर ये 7 दिन में पूरा होगा, इसका मतलब 7 दिन में उन चीज को बच्चे को समझाना है, उसके साथ डिस्कशन करना है, उस बच्चे को अच्छे से आत्मसात करवाना है। लेकिन हम उस मूल उद्देश्य को छोड़ चुके हैं। हम सब एक जैसे हो गए हैं, क्योंकि ये हमारा पारंपरिक तरीका रहा है बोर्ड परीक्षा को लेकर। हर कोई चाहता है बोर्ड में नंबर आए, कोई ये नहीं चाहता भी बच्चा सीखे। तो इसलिए इसमें अगर आप ये कहते हो ना हम तो पीछे रह गए, हमारा जल्दी सिलेबस पूरा करवा दो, एग्जाम तो होने वाले हैं। देखिए कितना फिक्र रहता है आपको, बोर्ड परीक्षा कब होगी और सर सिलेबस कब पूरा हो जाएगा, कैसे क्या सिस्टम रहेगा। जो चीज आपको नहीं करनी है ना, आप उसकी टेंशन ज्यादा लेते हो, और आपका जो खुद का जो मूल काम है उसको तो भुला चुके हो। आपका काम पढ़ना, नोट्स बनाना, समझना, लर्न करना, टेस्ट देना, ये एक स्टूडेंट का एक बेसिकली स्कूली सिस्टम में आपका एक काम है। लेकिन नहीं, आपको तो वो कहते हैं ना एक राजनीतिज्ञ की भूमिका में आ गई। कुछ राजनीति, कोई किसी पार्टी विशेष की विचारधारा को लेकर दिन भर टाइम पास कर रहा है, कोई कह रहा है स्कूल कब लगेगा, कोई क्या कह रहा है। मतलब जो काम आपको नहीं करना है वो आपने करने की आदत डाल ली है। हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जो सहमत नहीं होंगे, वरना मैं कह तो आपके दिल की बात ही रहा हूं, और जो आप करते हो वही बात मैं आपको कह रहा हूं। आप ऐसे ही करते हो। मैं आपको कहना चाहूंगा ये काम आपका नहीं है, ये काम नहीं है आपका। सिलेबस इसीलिए 6, 7, 8 महीने का के हिसाब से बनाया जाता है भी हाँ इस तरीके से पढ़ना है। ये गंदी आदत छोड़ दो भी, जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा कर दो, यानी हम रट्टू तोते बनते जा रहे हैं। आपको याद है एक सर्वे हुआ था देश में, अपने इंजीनियरिंग खूब होती है, लाखों बेरोजगार हम हर साल देश में तैयार कर देते हैं, और दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं दूसरे देशों में जाकर हमारे उन साथियों को रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि वो ये कहते हैं आप में स्किल नहीं है, कौशल नहीं है उस काम को करने का। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मार्कशीट देखो सर हमारी, ये देखो इस सब्जेक्ट में मेरे पूरे में से पूरे हैं, इसमें पूरे में से पूरे हैं, इसमें से पूरे में से पूरे हैं। तो हम तो आज भी उस कागजी चक्कर में फंसे हुए हैं। आप देखिएगा किसी आईएएस का, आरएएस का, टॉपर का, या ऐसे आपके आसपास या किसी चैनल पे आप ऐसी चीज देखिएगा भी जो आईएएस सेलेक्ट हुआ उसके 10वीं 12वीं में क्या परसेंटेज थे, कैसे क्या थे।
आपको बहुत से विद्यार्थी, इन दिनों तो चलो मार्किंग सिस्टम थोड़ा इजी हो गया है, अगर मैं आज से कुछ साल पहले की सिस्टम की देखूं, ज्यादातर वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं आज से 5-7 साल पहले वाले, जिनके थे कोई बोर्ड क्लास में मिलेंगे, कोई कहेगा मेरे 55% थे, कोई कहेगा 60% थे, कोई ये कहेगा भी मैं तो 3-4 बार फेल हो गया था भी, लेकिन मुझे तो आईएएस बनना था, मैंने मेरे जुनून जिद पकड़ रखी थी और उस जिद को मैंने पूरा कर दिया। तो यानी नंबर कहां काम है, इसका मतलब वो तो एक एवरेज स्टूडेंट था, फिर एक आईएएस कैसे बन गया, एक कलेक्टर कैसे बन गया, एक एसपी कैसे बन गया, आईपीएस कैसे बन गया, वो कैसे विदेश सेवा में चला गया, क्योंकि उसने समझ पर ध्यान दिया। तो आप भी समझ पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचे कितना क्या हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जैसे अपने इस चैनल पर भूगोल विषय की अगर मैं बात करूं तो 2 खंड है आपके, खंड ए और खंड ब। खंड ए के अंदर 12 चैप्टर है और खंड ब के अंदर आपके टोटल 13 चैप्टर है। अब ये अलग बात है, अभी कुछ सिलेबस आपका 40-50% है, वो कम होना है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी प्रश्न मत डालना कितना कम होगा, क्या कम होगा, फिर आपके बस यही चलता है, सर बताना फिर कौन सा चैप्टर कम होगा, सर क्या आ गया, क्या कितना कम होगा, फिर हम तो कहीं ऐसे चैप्टर न पढ़ लें जो बाद में कट जाएंगे और हम तो ऐसे ही तो मूर्ख हो क्या, या हम पढ़ाने वाले मूर्ख हैं। अरे वो तो इस साल के लिए खत्म होगा, अगले साल के लिए जब आप कॉलेज में जाओगे, जब कोई प्रतियोगी परीक्षा दोगे, तो क्या ये भूगोल, ये हिस्ट्री, ये हिंदी, ये चीजें वहां आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी? आप आगे का क्यों नहीं सोच सकते? आपको सोचना पड़ेगा आगे का, बहुत लंबे चीज का। खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत 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 कुछ है आपके पास, आपको पाना है। आपकी जो स्पीड है और उसमें आप अधिकतम जितना कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ना स्टार्ट करें। बस ये मत सोचे भी मैं इतने दिन नहीं पढ़ा, जब पढ़े ही नहीं तो उसके गीत क्यों गा रहे हो। जब तो कई स्टूडेंट आते, सर मैं तो अब चैनल पे अब जुड़ा हूं, सर मैंने तो पढ़ना अब स्टार्ट किया है, सर मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो 3 महीने का टाइम चला गया, वो आगे चले गए, मैं पीछे रह गया, ये वो फलां ढिमका पूंछड़ा करते रहते हैं। अरे तू आज स्टार्ट किया है तो आज से स्टार्ट करना, कहां समस्या आ रही है, बढ़ो आज से आगे। बस पीछे किसने क्या कर दिया उसका क्या रोना रोना है। वो हिस्ट्री में कहते हैं ना, राई के भाव राती बीते, जो वक्त चला गया वो चला गया। आज के वक्त को मत खराब करो, आज के टाइम को मत खराब करो इस चीज का मैसेज करने में और इस चीज को रोना रोने में, मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया। जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, और जो जीरो से समझ के साथ स्टार्ट करता है वही हीरो बनता है, और आप मेरे सच्चे हीरो हो। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, मेरी जीत में आपकी जीत है और मेरी हार में आपकी हार है। मैं जीतता हूं इसका मतलब आप जीते हो, मैं हारता हूं इसका मतलब आप हारे हो। वो है ना, तेरी जीत मेरी हार तेरी हार। हमें हारना नहीं है और न हमें रुकना है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, क्यों नहीं जीतेंगे। जीतना हमारी आदत है, जीतना हमारी जिद है। जीवन में कामयाब होना एक बड़े मुकाम पर, एक बड़े सपने को सच करने की जिद है। उस जिद को आपको पूरा करना है। और एक चीज मैं आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे मुझे थोड़ी सी नाराजगी है। आप चाहे मेरी बात को आज बुरा माने तो आप मान सकते हो, वो आप सोचिएगा या आप मेरी जगह होकर सोच के देख लीजिएगा। आप क्या करते हो, जिस कमेंट के अंदर किसी बच्ची का नाम आ जाता है और आप उससे स्पेशल पूछते हो भी आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, आप फलानी तैयारी कहां से करते हो, धीम की तैयारी कहां से करते हो, पूंछड़ी तैयारी कहां से करते हो। और अब पता किसी को नहीं है, उस मेल से ये पता नहीं चलता सामने वाला बॉयज गर्ल्स, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये गंदगी भरी हुई होती है। मैं हर समझदार बच्चे और बच्ची को कहना चाहूंगा, इस प्रकार के अननेसेसरी प्रश्नों के आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप टाइम पास नहीं हो किसी के लिए, नहीं हो आप किसी के लिए टाइम पास। जो इस तरीके से लिख रहा है, कर रहा है, वो खुद अपने आप में टाइम पास है, आप नहीं हो। हां, अगर आप हो टाइम पास तो आप कीजिए, लेकिन मैं एक शिक्षक हूं
मेरी जिम्मेदारियां मुझे पता है, मैं मेरे किसी अच्छे स्टूडेंट को किसी गलत रास्ते पर जाने की सलाह नहीं दूंगा। ये जो डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन आप उन खामियों का रोना क्यों रो रहे हैं? या मैं या पेरेंट्स या कोई भी, इस पर अच्छा बहुत कुछ हो रहा है, आप अपने घर पर पढ़ पा रहे हो, यह आपके लिए कितनी बड़ी बात है। आप इस मोबाइल का, इस ऑनलाइन का, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको जरूरत है। आपको क्या लगता है सिर्फ इस डिजिटल सिस्टम से सब कुछ हो जाएगा? किताबें कुछ नहीं है, बिना किताबें कुछ भी नहीं है। कोई चीज हो सकता है। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर मेरे तो फलाना टॉपिक समझ में नहीं। हाँ, मानता हूं ये थोड़ा सा है, क्योंकि हम फेस टू फेस, एक क्लासरूम का अलग सिस्टम होता है और इस वर्चुअल सिस्टम का एक थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाता है। ये कमियां हैं, तो लेकिन मजबूरियां हैं हमारी। लेकिन जब आपके सामने ऐसी बात आती है तो मैं तो यही कहता हूं, मैं भी फेस करता था। आप एक चीज को 2 बार पढ़ लीजिए, एक चीज को 3 बार पढ़ लीजिएगा, झक मार के समझ में आएगी यार। कहां समस्या आ रही है? कोई नाराज हो जाता है, 1 बार बुलाते हैं नहीं बोलता, 2 बार बुलाते हैं नहीं बोलता, 3 बार। कुछ लोग कहते हैं बड़ंदे, आपका तो कौन बोला। और कुछ कहते हैं नहीं यार, बोलना है मुझे, बात करनी है इससे। और आपका नाराज दोस्त है, वो राजी हो जाता है। मैं ये कहता हूं, जो हमारा जीवन हम जिस तरीके से जीते हैं वही हमारी पढ़ाई का सिस्टम है। मानना नहीं मानना वो आपका काम है। जब मैं मेरे बच्चे या बच्ची के लिए गलत नहीं सोच सकता, तो आप अपने भाई बहन के लिए गलत कैसे सोच सकते हैं? मैं उस तरीके के नेगेटिव माइंड के बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक टीचर आपसे निवेदन कर सकता है। आपके लिए बातें एक हंसी वाली हो सकती है, एक मजाक आपके लिए हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक जो कहते हैं ना बुजुर्ग लोग, हर घर में कच्चे चूल्हे हैं। आज नहीं तो कल आपको भी ऐसी ही समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। आप किसी की तरफ कुछ गलत करने से, गलत सोच का इरादा रखने से पहले एक बार पीछे मुड़ के जरूर देख लीजिएगा। ये दिन कभी हमारे भी आएंगे। ये बात सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं भी आप अननेसेसरी माइंड न यूज करें किसी चीज के लिए। आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। और मैं कह रहा हूं, ज्यादातर बच्चे जो मैंने इस कमेंट से इनसे देखा है, एक सामान्य परिवारों के बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, जिनके पास सपनों के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सपने सपने सपने। और उन सपनों को सच करने के लिए आपके पास कोई करोड़पति नहीं हो, आपका परिवार लखपति नहीं हो, बड़ी मुश्किल से ड्रेस बन पाती है। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ सक्षम हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आपकी सच्ची कमाई वो होगी जो आप अपने पसीने से कमाएंगे। अपने माँ बाप की कमाई को आप ऐशो आराम में नहीं लुटा सकते। ये आपका धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है आपका। मैं मेरे हर टाइम शिक्षक दायित्व को, एक शिक्षक धर्म को निभाता रहा हूं और आगे भी निभाऊंगा। जहां तक मेरा बस चलेगा, मैं मेरे किसी भी विद्यार्थी को गलत नहीं होने दूंगा। कोई ये नहीं कि मेरे विद्यार्थी की तरफ, चाहे वो मेरी स्कूली सिस्टम से मेरे क्लासरूम का स्टूडेंट हो, चाहे मेरे अब डिजिटल क्लासरूम का चाहे स्टूडेंट हो, मेरे स्टूडेंट की तरफ से कोई नेगेटिव अंगुली नहीं उठनी चाहिए। अगर कोई किसी विद्यार्थी से गलती हुई है और उसको रियलाइज है भी मैं गलत था, तो कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। आप उस गलतियों को भूलें और उन गलतियों से सबक लें भी, भविष्य में मुझे इस प्रकार से गलत व्यवहार नहीं करना है। हर बच्चे और बच्ची को कहना चाहूंगा, आपको किसी भी तरीके से गलत चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। आज का वीडियो था तो पेपर को लेके, लेकिन मैंने कहा ना, आप चैनल के ऊपर किसी भी के ऊपर जो भी आप कमेंट डालते हो मैं जरूर पढ़ता हूं। तो मुझे धीरे धीरे ये चीज फील हो रही थी, और कहते हैं ना, अभी जब मुझे फील हो रही चीज तो मैं मेरे अंदर क्यों रखूं। मुझे जिनसे शिकायत है या जिनको मैं कुछ बताना चाहता हूं, अपनी जो मन की बात है वो आपको बताना चाहता हूं, तो बताऊंगा, तभी तो आपको पता चलेगा। कई बार क्या होता है, हमें कोई टोकता भी नहीं,
जब हमें कोई टोकता नहीं तो हमें पता भी नहीं चल पाता अभी हमें ऐसे करना चाहिए। मुझे इसमें याद है जब मैं वहां बाड़मेर में पोस्टेड था तो वहां जब स्टार्टिंग में मैंने देखा 15 अगस्त का कार्यक्रम था और मैं मंच पर था, मंच संचालन कर रहा था, तो वहां देखा भी गांव वाले बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, जो जैसा वहां का सिस्टम था। मुझे बड़ा अजीब लगा भी ये क्या हो रहा है, आगे कार्यक्रम चल रहा है, वो अपने पीछे किसी और काम में व्यस्त है। तो जैसे मंच पर कार्यक्रम चलता तो बीच में बच्चे का कार्यक्रम होता, मुझे 2-4 मिनट मिलते, मैं उन गांव वालों के बीच में आता और हाथ जोड़कर निवेदन करता भी हम आपके बच्चों को क्या सिखाएं। जब आप विद्यालय के अंदर इस प्रकार से करोगे तो हम आपके बच्चों को क्या सिखाएं। क्या आप चाहते हो जो गलत रास्ता आपने अपना रखा है क्या वही हम आपके बच्चों को सिखा दें? किसी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा भी सिखा दो, वो यही कहते थे ना गुरुजी, ना मारसा। मारसा बहुत अच्छा लगता था वो शब्द जब बोलते थे, बहुत प्यारा वर्ड लगा मुझे मारवाड़ से, मारसा, ना मारसा। हमने ये गलती की है, हमारे बच्चे ऐसा नहीं करें, तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। और मैं उस दिन गदगद हो उठा था, जो बहुत से बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया उस गांव के, और ये कहा गुरुजी हमें आज तक किसी ने टोका ही नहीं। मैं तो आज मैंने वहां भी टोका, आपको भी टोक रहा हूं आज। ये एक शिक्षक का धर्म है। हाँ, आज लोग ये कह सकते हैं भी यार टाइम खराब है, हमें तो नहीं कहना है, कल को हम पर ही कोई लांछन लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर हम दोष किसको देंगे? दोष किसको देंगे? कौन दोषी है? क्या एक शिक्षक दोषी नहीं होगा उसमें? तो मेरा फर्ज बनता है, और मुझे जब भी कोई लगेगा और आप एक सच्चे विद्यार्थी हो और आप चाहते हो भी आपका व्यवहार अच्छा हो, लोग आपके पॉजिटिव उदाहरण दे, तो मैं जरूर आपसे मेरे मन की बातें शेयर करूंगा। जब जब मुझे गलत लगेगा मैं आपको टोकूंगा। आपके सामने अब 2 ऑप्शन है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन पर डिसीजन करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप अपने आंखें बंद करके घर पे जब ये सारा कार्य मार्क्स वाला और ये सब कर दें, आप 10-15 मिनट एकांत में बैठकर सोचिएगा भी सर ने आज शायद आप इस तरीके से आप पहली बार मुझे देख पा रहे हैं, भी शायद मुझे भी लग रहा है भी शायद मैं अग्रेसिव होकर बोल रहा हूं, लेकिन मुद्दा ही ऐसा है भी सर ने इस प्रकार आज पहली बार 6 महीने बाद बात की है हमसे। क्या यह हमारे हित में है या अहित में? अगर आपको लगता है मैं आपके लिए गलत हूं, आप चैनल छोड़ दीजिएगा, तब मैं आपका भला नहीं कर सकता। और आपको लगता है भी मैं आपके लिए उपयोगी हो सकता हूं, तो आप भी जुड़े रहिए और लोगों को भी मोटिवेट करना है, हारना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं बिगाड़ने वाले तो तैयार ही हैं, बाहर से आवाज ही तो आएगी। ऐसे ये जो बातें जो मैं कह रहा हूं ये आज के स्टूडेंट के लिए उपदेश है, उपदेश है। मेरी याद है जब मैं सिक्कर पढ़ता था, सिक्कर में पढ़ा हूं, सीएलसी श्री श्रवण जी चौधरी का स्टूडेंट भी रहा हूं। तो जब मैं सिक्कर पढ़ता था, हमारे हर संडे एक कार्यक्रम होता था, सेमिनार होता था, और उस सेमिनार में जिस प्रकार मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां बहुत से जो कामयाब लोग आते थे और 2 घंटे के कार्यक्रम में हमारे अंदर इतनी एनर्जी भर देते थे, अगले 6 दिन हम सारी रात पढ़ लेते थे, झपकी तक नहीं आती थी नींद की, क्योंकि हर किसी के दिमाग में सेट रहता है, कोई बात आधे घंटे तक रहती है, कईयों के आधे घंटे असर रहता है, कईयों के जीवन भर दिमाग में ये बात सेट हो जाती है भी मुझे ये चीज नहीं करनी है लाइफ में, कईयों के 2-4 दिन याद रहता है। पढ़ाई वाली बात तो आपको ही पता है कहां ज्यादा याद रहेगी यार आपको, पढ़ाई वाली बात तो थोड़े टाइम चलती है, उल्टी पुल्टी बात तो बहुत जल्दी प्रचारित भी होती है और याद भी अच्छे से रहती है। गांव के गलत नामों में 50 नाम आ जाएंगे ना, तो 50 के 50 स्टूडेंट गिना देंगे और यहां कहेंगे सर आप बताना ये जनसंख्या के आंकड़े नहीं याद हो रहे, इनको कैसे याद करें, ये देशों के नाम याद नहीं हो रहे, कैसे याद करें? तो वो पुट्ठे काम उल्टे पुल्टे तो आपके बिना किसी कोड वर्ड से याद हो रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना इन पढ़ाई वाली चीजों में, प्रेम नहीं है आपके अंदर, जिज्ञासा नहीं है उन चीजों को याद रखने की, इसलिए है और कुछ नहीं है। यही जीवन का सार है, यही पढ़ाई का सार है। आप
समझिए मेरी इन बातों को। और अब आप +2 में, यानी कहते हैं ना अभी 15-16 साल 17 साल के स्टूडेंट आप हो गए हो, इतनी समझ आप में है और नहीं है तो होनी चाहिए। इन चीजों को समझना होगा आपको। अगर आपको लगता है मैं सही हूं तो सही का साथ दीजिए, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं। आपके और मेरे, आप अपने घर पे बैठे हो, मैं आपसे बहुत दूर हूं, आप चैनल छोड़ सकते हैं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं गलत होता हूं तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है, मैं उनको यह जरूर कहूंगा, आप शिक्षक मत बनना, वरना लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी इन बातों को आप समझेंगे। आज का सेशन तो पेपर के सॉल्यूशन को था, लेकिन कुछ मन की बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। आपने मुझे सुना और इस पर मनन भी आप करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके लिए आप सभी बच्चों को दिल से थैंक यू। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। कई बार हमारी कुछ चीजों का हमें पता ही नहीं चल पाता, जाने अनजाने में हमसे कुछ मूर्खताएं हो जाती है और पता भी नहीं चल पाता। तो कोई तो हो टोकने वाला, कोई तो हो जो अपना मानता हो और जो हमें टोक सकता हो। आप मेरे स्टूडेंट हो, भले डिजिटल स्टूडेंट, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़े हो, लेकिन मेरे विद्यार्थी तो हो गए ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं किसी गली में जाते अनजान को तो पकड़ के नहीं सुनाता ये बातें। आप मेरे अब कुछ लगते हो। आज हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक रिलेशन है, तो मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कहूंगा अच्छे के लिए आपको शाबाश। आप सब वो सारे बच्चे जिन्होंने ये टेस्ट दिया, इससे पहले वाले दिए हैं, सब अपनी पीठ थपथपाएं पहले तो इस बात के लिए भी आप में पढ़ने का, सीखने का और आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून है। उसके बाद आप अपने मार्क्स के लिए, पिछले टेस्टों से आपके मार्क्स परसेंटेज ऑफ रेशियो आपका बढ़ रहा है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए। ये मेरी तरफ से आप सब बच्चों को शाबाश, शाबाश बेटा, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना। जब लोगों के मुंह से ये बात निकले, वो दो गांव वाले या अपने आस पड़ोस के यही कहेंगे, जब हम गलत करेंगे तब भी ये कहेंगे हमें तो पहले ही पता था भी ये ऐसे लक्षण करेगा और अच्छा करेंगे, हमें लगता तो था ये बहुत बढ़िया करेगा। वही आदमी पलट जाता है। तो ऐसे आदमियों से क्या आप उनसे प्रशंसा की उम्मीदें लगाए बैठे हो। अपना मूल्यांकन खुद करना है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ये सिर्फ परीक्षा का ही नहीं, हमारे जीवन का भी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। हम रोज, मेरे हर सेशन में आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा है। तो ये आपके मुकेश सर आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट, निवेदन और एक टीचर की हैसियत से आदेश भी, बेटा मनन जरूर करना इन चीजों के बारे में। आपको क्या फील हुआ वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो आप सबने आज का टेस्ट दिया, अच्छे से उसका मूल्यांकन किया और अच्छे से मुझे सुना। उस सब चीजों के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। फिर मिलते हैं। और अब हम भूगोल में सेकंड पार्ट में राजस्थान का जो 23वां, 24वां और 25वां चैप्टर है, पहले हम उनको अब इसी सोमवार या मंगलवार से शुरू कर देंगे। तब तक आप पीछे वालों को बार बार रिवाइज करते रहें। और अगला जो अपना टेस्ट है, जो अगले संडे को हो रहा है 11 बजे, वो छठा स्माइल सेट का पेपर होगा, और जिसमें छठा चैप्टर जिसका नाम है मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट, ये टॉपिक रहेगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सभी को बेस्ट विशेष। जय हिंद, जय भारत।